हमारा माइटोसिस मतलब क्लियर क्लियर हुआ क्या, पूरा हुआ क्या माइटोसिस? हेलो। यस सर। माइटोसिस इज ओवर और नॉट? किसको याद है? अरे कोई एक बच्चा नहीं बोल सकता कि सर इतना तक हुआ था? कि आप रोज का रोज पढ़ते थे कि मैं रोज नोट्स अपलोड करता हूँ ना। हेलो। ये क्या है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। यश, आदर्श, आयुष, अभिषेक, व्हाट आई एम आस्किंग। सर तीनों फेज तक हुए। क्या हुआ वरुण बेटा? आप रोज का पढ़ते नहीं हो क्या बेटा? कि जो भी मैं सर पढ़ा टैप्लो तो फेज तक हो चुका है। हाँ, सर टाइप टैप्लो करो। फेज तक हो चुका है। वो आप टाइप कर लो बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर तीनों फेज तक हो चुका है। कितना? सर तीनों फेज तक। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, कि हर किसी को तो पता होना चाहिए। आप रोज का रोज पढ़ते हो ना। एक्चुअली ना क्या हुआ कि 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी, 2 3 दिन। तो मैं कल लेक्चर भी नहीं ले पाया, और कोई बच्चे मुझसे वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी मांग रहे थे, तो मैं दे नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप में से कोई बच्चे ने, बहुत बच्चे ने इसमें स्कोर अच्छा किया है। यू आप हमारी एग्जाम हुई ना अभी, लिविंग वर्ल्ड वाली, ठीक है ना? लेकिन किन किन बच्चों को अभी बहुत हार्डवर्क करना भी जरूरी है, हाँ? बहुत हार्डवर्क करना जरूरी है। ओके, सो गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, दीज आर द फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो हमने देखा कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं मेन। इंटरफेज होता है और उसके बाद होता है एम फेज, मतलब माइटोसिस। सो इंटरफेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ हो जाता है, और सेल के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाते हैं। सेल का हर मटेरियल दुगना हो जाता है, ताकि वो डिवाइड कर सके और अपने डॉटर वाले सेल को पूरा मटेरियल जो भी चाहिए वो इक्वल डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये होता है सब इंटरफेज में। आगे जाके सेल जाता है एम फेज में, एम मतलब माइटोसिस। तो उसमें माइटोसिस में क्या क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो क्रोमैटिन होता है वो अनटैंगल होता है, क्योंकि एक दूसरे में फंसा हुआ है ये क्रोमैटिन। तो वो कॉइलिंग करना शुरू करता है, कंडेंसेशन होता है। लेकिन कंडेंसेशन पूरा चलता है प्रोफेज में, और मेटाफेज तक चलता है, और मेटाफेज में जाने के बाद वो पूरा होता है कंडेंसेशन, और क्रोमोसोम कंप्लीटली कॉम्पैक्ट हो जाता है मेटाफेज में। ओके। और उससे क्या होता है, प्रोफेज के एंड में जो सेंट्रोजोम थे, डिवाइड हुए थे एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, तो उनसे क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है। और इस स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है या बनता है, और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ऐसे जो भी होता है ना, वो सब डिसअपियर होना शुरू होता है लेट प्रोफेज में। अंडरस्टैंड? और मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस तो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट होता है, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी पूरा होता है, तो क्रोमैटिन कंप्लीटली क्रोमोसोम बनते हैं। इसलिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और दो अटैच रहते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दो साइड दो प्रोटीन के डिस्क होते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। मतलब हर क्रोमैटिड को अपना एक खुद का काइनेटोकोर होता है, उससे वो अपोजिट स्पिंडल फाइबर को, मतलब अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर को अटैच होता है। ओके। तो क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज होता है इक्वेटोरियल प्लेन से। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम अरेंज है ना इधर मेटाफेज प्लेट पे, वो इधर ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, और क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, वो एक दूसरे से अलग होते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज, जो शॉर्टेस्ट फेज है। सेंट्रोमियर डिवाइड या स्प्लिट या कट हॉरिजॉन्टली और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल को मूव होना शुरू करते हैं। टेलोफेज में क्या होता है आगे जाके, इधर लिखाना चाहिए इधर, ये तो टेलोफेज है, ये तो एनाफेज है, ये एनाफेज लिखा है, एनाफेज, और नीचे है ये टेलोफेज, ये है नीचे टेलोफेज। तो टेलोफेज में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो भी प्रोफेज में हुआ था उसके उल्टा हो जाए। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ था, कॉम्पैक्शन हुआ था, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बना था। टेलोफेज में उल्टा होगा, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा, डिकंडेंस मतलब वो खुल जाएगा और वापस वो क्रोमैटिन बन जाएगा, और जो न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में, वो सब अपीयर करना शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग वंस अगेन। सो इतना आपको रिवाइज कर दिया मैंने, आपको याद आया ये सब? यस सर। यस सर। सर हाँ, अगर अगर आपको याद आ गया है, आपको रिवाइज हो गया है सब, इतना जितना मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो आप थम्स अप कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली। या तो थम्स अप करें अगर आपको ये क्लियर है तो अभी तक का, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो भी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया वही मैंने अभी रिवाइज कर दिया आपको। तो यू कैन आस्क मी डाउट इफ यू आर नॉट डन एनीथिंग, अदरवाइज यू कैन थम्स अप। अगर आपको क्लियर था थम्स अप कर सकते हो, व्हाट्सअप की जरूरत नहीं है, अभी इधर ही करेंगे, इधर भी। हाँ ठीक है, व्हाट्सअप करे तो व्हाट्सअप करें, लेकिन फटाफट से कर दीजिए बेटा जी, सब लोगों को फास्ट फास्ट करना है, जो भी रिप्लाई देना है वो। यस कम ऑन, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ चैट तो बंद किया था लास्ट टाइम, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए। अभी इसमें मेरे मोबाइल मतलब मेरे व्हाट्सएप पे ही करेंगे हम लोग अभी। लास्ट टाइम तो कोई डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा था ना चैटिंग पे। यस, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। इसने कोई हैंड रेज किया था अभी, आर्यन ने या शायद, हाँ अनुराग शर्मा। अब बोलिए बेटा क्या डाउट है आपको? सर जी नॉट फेस। जी नॉट फेज का अभी आपको डाउट है? आप लेक्चर में नहीं थे क्या उस टाइम? नो सर, उस टाइम हमारा एग्जाम चले हुए थे। हाँ तो अभी क्या करो ना बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है ना। उससे कोई मतलब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो। हाँ यस सर। हाँ, तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा इसके लिए आप कोई मतलब वो जो मैनेजमेंट का आपके कांटेक्ट में कोई ना कोई रहेगा ना, उनसे आप पूछ सकते हो उधर उसका एक्सेस वगैरह कैसे देना है, बच्चों को क्या देना है। हाँ यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। और जैसे कुछ डाउट है? हम लोग कंटिन्यू करें? हेलो, Yes, sir. यस सर। एक एक मिनट के अंदर थोड़ा सा ये अलग ने बताया इसलिए बोल रहा हूँ कि जी0 केस में क्या होता है कि सेल एग्जिट करती है जीवन से, मतलब डिवीजन से, सेल साइकिल से एग्जिट करती है, और वो डिफरेंशिएट करती हो जाती है, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद वो डिवाइड नहीं करती। अंडरस्टैंड? तो उसको बोलते हैं जी0 फेज, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। एग्जांपल है हार्ट। लेकिन अगर किसी किसी सेल को बाद वापस भी वो जी0 से जीवन में भी आ सकता है, मतलब ये जी0 में टेम्पररी जाती है या परमानेंट जाती है। कोई सेल परमानेंटली जाती है जी0 में, कभी डिवाइड नहीं करती, बाद में वापस नहीं आती। लेकिन कोई ना कोई सेल जो होती है ना, वो कुछ टाइम डिफरेंशिएट जी0 में रहने के बाद भी वापस आ जाती है, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिप्लेस द डेड सेल्स। क्योंकि डेड सेल से को रिप्लेस करना है ना, तो उसको डिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना।
ऐसे। क्लियर बेटा? यस सर। अनुराग? Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस। तो हम लोग अभी माइटोसिस हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, हम लोग अभी मियोसिस की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। कल का एक लेक्चर मेरा नहीं हुआ। हाँ, तो टीलोफेज हम लोग देख रहे थे ना, टीलोफेज। हाँ, तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन पूरा हो जाता है और न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, मतलब एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। उसमें डिकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का और उससे बनता है क्रोमैटिन। ठीक है, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। तो ये देखो ऐसा हो गया अभी। तो ये तो टीलोफेज बोलेंगे, एंड का फेज, न्यूक्लियर डिवीजन के एंड का फेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच सेल इज बेस्ट टू सी द माइटोसिस, तो ये सेल है ओनियन का रूट टिप का। आपको पता है ना, आपने किया माइटोसिस का प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आपके? माइटोसिस sir. का प्रैक्टिकल किया है क्या No, sir. लेबोरेटरी में? हाँ, नो सर। No, sir. हमें एक मतलब आइडिया दे दो, क्या करते हैं कि ना, ओनियन जो होता है ना, ओनियन इलियम सेपा, प्याज, उसको लेते हैं और उसका जो निचला वाला पार्ट होता है ना, उसपे हेयर हेयर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसको पानी में डुबो के रखते हैं, कोई ग्लास लेते हैं उसमें पानी भरते हैं और उसके ऊपर वो ओनियन रखते हैं। वो ओनियन पूरा पानी के अंदर नहीं रखते, उसका सिर्फ निचले वाला पार्ट है ना, उसको ही पानी के अंदर रखते हैं, बाकी का पार्ट पानी के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे ग्लास में रखते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके रूट निकलते हैं, रूट्स, और रूट के एपेक्स पे मेरिस्टेम रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल, हाईली डिवाइडिंग सेल, उसको बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो ओनियन के डिप्लॉयड सेल में, मतलब कोई भी डिप्लॉयड सेल में ओनियन के क्रोमोसोम रहते हैं 16, 2n इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, 2n इज इक्वल टू 16। तो ये ओनियन की सेल्स हम लोग बाद में माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं कि उसमें कैसे सेल डिवाइड हो रहा है, G1 कैसे है, S कैसे है, G2 तो ज्यादा दिखता नहीं, इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं, मतलब वो जो मतलब इनफ नहीं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन ये हमारा लेबोरेटरी वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, तो उसमें हम लोग को तो मतलब ये इंटरफेस दिखता है, लेकिन उसमें डीएनए डबल वगैरह इतना नहीं दिखता, क्रोमैटिन वगैरह नहीं दिखता, सिर्फ ऐसा कुछ न्यूक्लियस जैसा मटेरियल दिखता है। लेकिन उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो दिखता है अच्छी तरह से। तो सेल को हम लोग, सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिन कब सकते हैं, कब काउंट कर सकते हैं? जब सेल मेटाफेज में हो। जब सेल मेटाफेज में हो तो सब क्रोमोसोम इक्वेटोर पे अरेंज होते हैं ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं सब क्रोमोसोम। तो जब वो सब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज है, तब हम उसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का नंबर भी पढ़, मतलब गिन सकते हैं। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमें ऐसा चाहिए कि सेल जो है वो मेटाफेज में ही रुके, वो आगे न जाए। मतलब अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, उसको मेटाफेज को रुकवाना है, ताकि हम लोग उसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी कर सके, उसका नंबर भी काउंट कर सके, तो हमें क्या चाहिए कि सेल माइटोसिस में मेटाफेज में रुक जाए। तो एक केमिकल आता है, आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है क्या टॉपिक? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उसमें आपने लास्ट में ना एक फैमिली पढ़ी थी, लिलियसी फैमिली, पता है आपको? लिलियसी फैमिली पढ़ी थी। Yes, sir. Yes, लिलियसी Yes, sir. sir. एक प्लांट आता है, उसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेली। तो कॉल्चिकम ऑटोमनेली की जो रूट होते हैं ना, रूट वो ट्यूबर जैसे रहते हैं, ट्यूबरस रूट रहते हैं। तो उस ट्यूबर में से ना एक केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस केमिकल को बोलते हैं कॉल्चिसिन। क्या बोलते हैं? कॉल्किसिन बोलते हैं, कॉल्चिसिन बोलते हैं। तो ये अगर कॉल्चिसिन सेल पे अप्लाई किया, तो जो सेल, कोई सेल रहेगा प्रोफेज में, कोई रहेगा मेटाफेज में, कोई रहेगा एनाफेज में, लेकिन जो सेल मेटाफेज में रहेगा वो वहां पे ही रुकेगा, वो आगे नहीं जाएगा, वो एनाफेज में नहीं जाएगा। सब क्रोमोसोम वैसे ही मेटाफेज प्लेट पे ही रखे, मतलब रुकेंगे। तो क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, स्पिंडल एपरेटस, उसको इनिबिट करता है। कॉल्चिसिन क्या करता है? इट इनिबिट द स्पिंडल एपरेटस। तो स्पिंडल एपरेटस का, स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट नहीं होता। तो मूवमेंट नहीं होता तो क्रोमोसोम का ब्रेक डाउन, मतलब जो सेंट्रोमियर है ना, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब एनाफेज नहीं होगा, वो मेटाफेज में ही सेल रुकेगा। तो उसको बोलते हैं सेल इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज। तो कॉल्चिसिन दिया सेल को, तो जो भी सेल मेटाफेज में है वो वहां पे ही रुक लिए,
तो हम आराम से अभी क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका नंबर सब स्टडी कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. कॉल्चिशन वाला पार्ट पता, मतलब अंडरस्टैंड हो गया कॉल्चिशन वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो सेल को Yes, sir. अगर मेटाफेज में ही रुकवाना है तो उसका स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है? कॉल्चिसिन कर सकता है। कॉल्चिसिन क्या है? ये केमिकल है। कहाँ पे मिलता है वो? किसमें पाया जाता है? ट्यूबर रूट में। किसके? कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट के। ये प्लांट किसमें फैमिली में है? लिलियेसी फैमिली में। Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. गुड। तो कॉल्चिसिन अप्लाई करने के बाद सेल, जो भी सेल मेटाफेज में है वो वहां पे ही रुकेगा, आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग मेटाफेज प्लेट पे सब क्रोमोसोम मिलेंगे, तो उसको वहां पे हम लोग इजीली, मतलब ऐसे मिलेंगे सब क्रोमोसोम, ऐसे मेटाफेज में ऐसे। ये तो एनाफेज है, ऐसे मिलेंगे। कहाँ पे गया मेटाफेज? ये ऐसे मिलेंगे, देखो इक्वेटर पे। इधर तो मैंने ये A1 2 3 4 डाले, मतलब ड्रॉ किए। तो ह्यूमन में अगर 46 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सब 46 के 46 यहाँ पे हम लेंगे हम लोग मेटाफेज पे। तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज में तो क्या एक साथ, मतलब एक प्लेन में नहीं रहते ना, सिर्फ मेटाफेज में एक प्लेन में रहते हैं। ये टेलोफेज देख लिया हमने। अभी है साइटो, ये तो हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। एक न्यूक्लियस से दो बना, दो न्यूक्लियाई बने। अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होना बाकी है। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद तुरंत बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, माइटोसिस पूरा हो जाएगा। तो ये साइटोकाइनेसिस जो है ना, वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग है। क्या होता है एनिमल सेल में? सपोज ये एनिमल सेल है, ये सपोज एनिमल सेल है, ठीक है। ये टेलोफेज हुआ है पूरा। उसके पास दो न्यूक्लिया, एक न्यूक्लिया था पहला, एक न्यूक्लिया था, तो शेप इधर अलग आया। सपोज ये पहला सेल था, एक, फॉर एग्जांपल एक था, तो ये एक सेल में एक ही न्यूक्लियस सपोज था पहले, तो इसमें अभी डिवीजन हो गया न्यूक्लियस में और दो न्यूक्लिया बन गए इसके, फॉर एग्जांपल ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। तो उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो एनिमल सेल में कैसे होता है कि ये जो सेल होती है ना, उसके साइड से ये क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाते हैं। क्लीवेज फरो मतलब जो ये बाहर वाला है ना, वो ऐसे अंदर मुड़ने लगता है, अंदर की तरफ फोल्ड होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके पास ये अराउंड एक रिंग बनती है, रिंग बनती है। उस रिंग को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट की रिंग बनती है। किसकी रिंग बनती है? ये माइक्रोफिलामेंट की। मतलब इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एक्टिन। एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन की रिंग, उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट की रिंग। वो रिंग क्या करती है? सेल को, साइटोप्लाज्म को ऐसे पास लाते, कंस्ट्रिक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। और एक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों पॉइंट जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आते हैं और यूनाइट करते हैं। तो इधर से कट कट हो जाता है सेल। ये सेल अलग बनता है और ये सेल अलग बनता है। ओके। तो एनिमल सेल में कैसा होता है? माइक्रोफिलामेंट का रिंग होता है, सेल के अराउंड तैयार होता है। और ये क्या करता है? क्लीव क्लीव करता है। क्लीव मतलब ब्रेक करता है, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। फरो मतलब अंदर की तरफ मुड़ता है वो, इसलिए। ओके। तो ऐसे होता है। तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट कहाँ पे हुआ? पेरीफेरी पे हुआ ना, पेरीफेरी पे। और अंदर की तरफ बढ़ा, मतलब ये है फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर, सेंटर की तरफ। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपेटल। तो अगर आपको साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल का क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं। मैं इधर तो रुकिए, इधर मत, व्हाट्सएप पे मत कीजिए, इधर ही कीजिए। मैं भी शुरू करता हूँ ये आपका मैसेजेस।
यस, अगर आपको साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल क्लियर है तो यू कैन थम्स अप, अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन प्लीज आस्क, थम्स अप मत कीजिए, आस्क मी। जो भी डाउट है आपके मन में हो आप बिंदास पूछ सकते हो, आपकी दोस्त की तरह, नॉट एज अ टीचर, आपके दोस्त की तरह आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो, कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रह के। ठीक है, 35 तक बच्चे हैं, 34, 33, 35 तक, तो आई होप कि सबको रिप्लाई देना पड़ेगा, सबको रिप्लाई देना है। किसको नहीं समझ आया है वो थम्स अप ना करे, वो मुझे पूछे कि सर ये बोल दो, ये क्लियर कर लो, ये ऐसे है, ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्लीज आस्क मी। लेकिन अगर क्लियर है तो यू कैन थम्स अप। किसी को कोई डाउट पूछना है? हेलो, नो सर। नो सर। ठीक है, किसी को है तो वो टाइप कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है अगर एनी डाउट दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़े। यस Yes. सर। Yes, sir. तो ये तो Yes, प्लान sir. में, हाँ तो Sir. एक, यस, कोई बोल रहा है क्या, कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो, नो सर। No, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। देखो कि मतलब सिंपली क्या बोले कि एनिमल के साइटोप्लाज्म है ना, उसका डिवीजन कैसे होता है, ये रिंग बनता है साइटोप्लाज्म के अराउंड, माइक्रोफिलामेंट का रिंग, मतलब एक्टिन प्रोटीन का रिंग बनता है, और ये रिंग मतलब ऐसे सिकुड़ता जाता है, इसलिए क्लीवेज फरो बनता है और ये ब्रेक हो जाता है, तो सेल, दो सेल बनता है। ठीक है, दो सेल बनता है, इधर का न्यूक्लियस है ये, इधर का न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपेटल है, सेंटर में मतलब क्या, इट इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल रिलेटिवली कैसा होता है, इनएक्सटेंजिबल, क्योंकि उसका सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल हार्ड होता है, क्योंकि प्लांट में साइटोप्लाज्म के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, तो सेल वॉल रिलेटिवली कैसा है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, कम फ्लेक्सिबल है या नहीं है। तो क्या होता है कि उसके सेंटर में अगर प्लांट सेल है सपोज ना, तो ये न्यूक्लियस है इधर, सपोज टीलोफेज होगा इधर, इधर ये, तो उसके सेंटर में क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। कैसे बनता है सेल प्लेट, कि आपको पता है कि गोल्गी बॉडी नाम की एक ऑर्गेनल होती है, वो गोल्गी बॉडी से बनते हैं वेसिकल, ये वेसिकल ऐसे बनते हैं, सपोज ये गोल्गी बॉडी से वेसिकल बने, ये ये है, तो गोल्गी बॉडी से ऐसे वेसिकल आ गए, इधर वेसिकल आ गए, और ये वेसिकल फ्यूज हुए, एक दूसरे से फ्यूज हो गए, यूनाइट हो गए, जॉइन, तो उससे बना फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बना ये, सो गोल्गी बॉडी बनाती है वेसिकल, वेसिकल हो जाते हैं यूनाइट, उससे बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट ज्वाइन करता है, उससे बनता है सेल प्लेट, सेल प्लेट का मतलब ही मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला या सेल प्लेट के दोनों साइड, मतलब ये सपोज मिडल लैमेला बना है, सेल ये बना है, तो उसके दिस साइड और दिस साइड, दोनों साइड क्या बनता है, सेल वॉल बनता है, सेल वॉल बनता है। ओके, और ये पहले जो सेल प्लेट होती है, मतलब मिडल लैमेला बना है, मतलब सेल प्लेट बनी है, वो सेंटर में बनता है, और बाद में वो दो साइड पे जाता है, ऐसे जाता है, दोनों तरफ जाता है, तो ये है सेंट्रल टू पेरीफेरी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे, इट फॉर अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ सेल। और ये हमें पहले देखा एनिमल में, तो सेंट्रीपेटल मतलब क्या है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द, साइटोकाइनेसिस कैसे शुरू होता है, पेरीफेरी से, और कहा जाता है सेंटर तक जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर। और प्लांट में तो अलग है, ये शुरू होता है सेंटर में और पेरीफेरी की तरफ जाता है, ये एरो निकाली मैंने, ये एरो ऐसे इस तरफ जाते हैं, तो वो है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ओके, फिर से बताओ क्या होता है कि गोल्गी बॉडी से बनता है वेसिकल, वेसिकल ज्वाइन होने से बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट ज्वाइन होने से बनता है सेल प्लेट, और सेल प्लेट जो होता है उसको ही बोलते हैं मिडल लैमेला, उसके दोनों साइड सेल वॉल डिपॉजिट होता है, बनता है, तो कंप्लीट हो जाता है,
और बाद में ये सेल प्लेट जो है ना वो इंक्रीज होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, अब मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सो सेंट्रीफ्यूगल है। तो मैं इधर डायग्राम बना सकता हूँ आपके लिए। क्या हुआ, इधर एक प्लांट सेल था, प्लांट सेल सब कुछ था, ये रिजिड था क्योंकि उसमें सेल वॉल है, उसके यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर एनवलप है। इधर क्या होता है कि गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल बनते हैं ना वो वेसिकल फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज, और उससे बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट। ये क्या बना, फ्रैग्मोप्लास्ट। ओके, और ये ऐसे फ्रैग्मोप्लास्ट ज्वाइन करके करके बढ़ता है और क्या बनता है, ये सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट वो सेंटर में बनता है, और वो सेल प्लेट मिडल लैमेलर दोनों तरफ ऐसे बनता जाता है, बनता जाता है, दोनों सेंटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे बनता जाता है। और उसके दोनों साइड में, ये इस साइड में भी और इस साइड में सेल वॉल डिपॉजिट होता है, सेल वॉल। तो ये पूरा बनता है, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, ये मिडल लैमिला, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अगर आपको साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। इस कम ऑन, आपको कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस दिखाना होगा, ऐसे ही बैठ के कुछ नहीं होने वाला। आप अगर नहीं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है तो पूछो, कोई टेंशन मत लो। जो भी आपके मन में जो, अनुराग क्या आपको समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया था। तो आपका एक थम्स अप नीचे क्यों था? सर वो डाउन। गलती से हो गया, जल्दी हाँ, जल्दी में। क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है ना बेटा। हाँ, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, कहाँ पे भागना नहीं है, ठीक है? जल्दी मत करो, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी आस्क। और वैसे भी दोस्त को पूछते ना वैसे पूछो, एज अ टीचर मत, मतलब मुझे, मेरे को टीचर मत बनाओ यार। अपना दोस्त ही समझो, जो भी आपका डाउट है वो मेरा डाउट, मेरा मतलब मेरा प्रॉब्लम है। यस, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज विल मूव अहेड। बाकी के बच्चे नहीं दे रहे हैं कोई, मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे, सो गए क्या, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? वैसे टाइम पास नहीं करना है बैठ के इधर। आदर्श राज है क्या आप? आदर्श राज है क्या उधर? आदर्श, हाँ आपको क्लियर है? हाँ तो आप थम्स अप कर लो यार। आयुष चौधरी, आयुष चौधरी आप है क्या इधर? आयुष चौधरी आप है क्या? तो आप रिप्लाई करो ना बेटा, कुछ समझ में नहीं आया, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हम्म, रिप्लाई क्यों नहीं किया? रिप्लाई करने का कुछ मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या? आपको रिप्लाई करना है बेटा, आपको पूछना है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो पूछना है, ऐसे नहीं मतलब। बाकी के कर रहे हैं तो आपको न करने की कुछ मतलब ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हम्म, आदर्श आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आयुष सुधी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लिया। अमर सक्सेना, रिप्लाई कर लो, जो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। अमर, अमर सक्सेना आप है ना इधर? हाँ, तो आपने रिप्लाई किया? हाँ बेटा, आपने रिप्लाई किया कि नहीं किया? हाँ, तो इतना इतना तो बोलो ना यार, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो पूछो मुझे। ऐसे बैठ के क्या होने वाला, आपको पढ़ाई करना है नीट का। अंतरिक्ष,
अंतरिक्ष, आर यू देयर? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट फास्ट बिकॉज Yes, वी sir. हैव। हाँ, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपने रिप्लाई नहीं दिया कुछ। Yes, sir. आ गया. हाँ, तो आपने रिप्लाई दिया क्या कुछ, यस नो वाला? No, sir. तो आप ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा पूछो ना कि सर ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर करो, ये करो। आप चुपचाप बैठे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि हर कोई, मतलब सामने तो मेरे नहीं है आप लोग फिजिकली। तो अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है समझ तो गिव मी रिप्लाई। अनुपम, आर यू देयर? अनुपम, हेलो। अनुपम बेटा, आप हो क्या? तो आपने रिप्लाई किया? समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल सकता हूँ ना आपको क्लियरली जो भी आपको चाहिए वो। हाँ, तो रिप्लाई रिप्लाई किया, मतलब थम्स अप करो या मतलब पूछो, दोनों में से एक तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको, न्यूट्रल नहीं बैठना है। यस सर, किया था। ओके ओके बेटा। आर्यन, आपने किया था रिप्लाई? आर्यन सहगल, यस सर। ओके ओके, किया था रिप्लाई? यस सर। अस्मित, अस्मित, Yes, sir. आपने रिप्लाई किया था क्या? No, sir. तो आप सो रहे? No, sir. तो आप रिप्लाई करो ना बेटा। मतलब क्या करो अभी, आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो तो क्या मतलब, कैसे अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपका कुछ डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. हाँ, तो कुछ तो डाउट बोलो, कुछ तो बोलो ना, ऐसे चुप नहीं मत बैठो। Yes. हाँ, Yes, sir. शिवम कुमार, आपने किया? शिवम कुमार, आर यू देयर? शिखा ठाकुर, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, आप करते हो रिप्लाई? हाँ शिखा। Yes, sir. हाँ, आपको समझ में नहीं आया या आया ये रिप्लाई करती हो आप? Yes, sir. शगुन, Yes, sir. हाँ आप रिप्लाई करती हो ना? Yes. ओके। समीर, समीर, समीर राजपूत, Yes, sir. आप रिप्लाई करते हो कि नहीं करते? Yes, sir. रोहित, यस सर। ओके ओके। तो आप सबको बोल रहा हूँ मैं, अभी सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी जा रहा है हमारा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डोंट गिव द पॉजिटिव रिप्लाई कि थम्स अप करके बहुत हो गया, ऐसा नहीं। अगर समझ में कुछ भी नहीं आ, मतलब थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता तो मुझे पूछता है, ठीक है? तो ये तो साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल का, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का अलग अलग है। अब प्लांट में और एनिमल में माइटोसिस के दो प्रकार है, एक है एस्ट्रल या एम्फीएस्ट्रल और दूसरा एनएस्ट्रल। तो हमें देखा कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट, इन प्लांट सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देर इज नो एस्टर्स, नो एस्टर फॉर्मेशन, नो एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर तो फॉर्म नहीं होते, तो इसलिए बोलते हैं उसको एनास्ट्रल माइटोसिस। लेकिन एनिमल में पता है ना, ये सेल में, सेल जो होता है ना, सेल के सपोज सेल का न्यूक्लियस है, ये सेंट्रोजोम रहता है, उसमें दो सेंट्रियोल रहते हैं ऐसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो जब प्रोफेज आता है ना, तो ये सेंट्रोजोम का ये होता है डुप्लीकेशन, और ये एक सेंट्रोमियर इधर जाता है और उसके से बाद में होता है, उससे स्पिंडल फाइबर बनता है और इससे ये भी बनता है। सपोज ये सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम, तो उससे कुछ कुछ ऐसे रेज ऐसे निकलते हैं फाइबर्स, कि जैसे कि सूरज की किरणें कैसी होती है,
वैसे निकलती है, लेकिन वो कहाँ पे जाती नहीं, यहाँ पे ही रहती है। ओके, तो उसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर मतलब स्टार की कैसे किरणें रहती है वैसे एस्टर, तो उनको बोलते हैं, दो होते हैं एस्टर ना, एक साइड एक पोल पे एक दूसरे पोल पे, ये स्पिंडल फाइबर है। तो ये एस्टर रेज होते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो इसलिए बोलते हैं उसको एम्फी एस्टर। एम्फी का मतलब दो, एम्फी का मतलब क्या होता है, दो। एम्फी मतलब टू, दो एस्टर है ना, इधर एक साइड पे दूसरे पोल पे इधर, तो उसको बोलते हैं एम्फी एस्टर, मतलब दो एस्टर हो गए, एस्टर्स। क्लियर है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर आपको ये एस्ट्रल एंड एस्ट्रल क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, इधर इधर, मतलब व्हाट्सअप मत करो, इधर ही करो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अनुराग शर्मा, आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा? वेरी गुड कि आपने पूछा मुझे, ये मुझे अच्छा लगता है, अगर आपको पूछा, पूछना चाहिए। ये आई रिपीट डेफिनेटली, ऐसे ऐसे लाइव रहो बेटा, सब मुझे अच्छा लगता है। आपको पढ़ाई करना है ना तो लाइव रहना होगा, ऐसे मतलब बैठे हो रात हो गई ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है। सर वो एस्ट्रल वाला, हाँ सर एस्ट्रल वाला। हाँ, एस्टर मतलब क्या है, एस्टर का मतलब रेज होता है, रेज। जैसे कि सूरज से कोई किरण किरण निकली है, किरणें निकली है, तो क्या होता है कि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होते हैं, प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं होते, और ये सेंट्रोजोम से ही ये एस्टर्स बनते हैं। तो प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं है मतलब एस्टर नहीं होंगे, मतलब एनास्ट्रल विदाउट एस्टर माइटोसिस। और एनिमल सेल में सेंट्रोजोम है मतलब एस्ट्रल रेज बनेंगे, दो एस्ट्रल रेज बनेंगे, दो दो जगह से, दो सेंट्रोजोम से अपोजिट पोल से, तो वो होगा एम्फी एस्टर। दो साइड से एस्टर्स मतलब एम्फी एस्टर। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, जिसको रिपीट चाहिए उसको क्लियर है अभी सबको? अभी किसी ने तो रिपीट बोला था। सर क्लियर है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ऐसे ऐसे पूछते रहो यार, पूछते रहो, पूछते पूछते रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर हुआ हमारा माइटोसिस का कंप्लीशन। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है माइटोसिस? ग्रोथ के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, सेल के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन सेल के अंदर क्रोमोसोम हुए वो सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ सेल डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। सपोज एक पेरेंट सेल है, सपोज पेरेंट सेल है, उसमें सपोज 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें सपोज हो गया माइटोसिस, सपोज हो गया उसमें माइटोसिस, सपोज इसमें हो गया माइटोसिस, तो एक सेल से बनेंगे दो सेल, दो सेल बनेंगे डबल। इधर सपोज 46 क्रोमोसोम, तो हर सेल में 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे 46, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन द डॉटर सेल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम थे इतने ही क्रोमोसोम रहेंगे डॉटर में, लेकिन सेल का नंबर दुगना बनेगा, दुगना होगा, डबल होगा। ओके, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, इसलिए माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एज वेल एज डॉटर। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल होता है क्रोमोसोम का नंबर। अगर कोई रिपेयर करना हो, मतलब कोई सेल्स डैमेज हो गए, ऐसे कोई सेल्स मर गए हैं, डैमेज हुए, तो उधर नया सेल्स बनाना है तो माइटोसिस की जरूरत होगी। ओके, और लोअर प्लांट होते हैं ना, लोअर प्लांट, उसमें माइटोसिस से गैमिट भी बनता है। उससे क्या बनता है? माइटोसिस से गैमिट भी बनता है। हायर ऑर्गेनिज्म में तो मियोसिस से बनता है गैमिट, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में या जिनमें स्पोर बनते हैं ना, उसमें गैमिट या स्पोर किससे बनता है?
माइटोसिस से भी बनता है, ठीक है, माइटोसिस से बनता है, गैमेट भी बन सकता है माइटोसिस से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो सिग्निफिकेंस क्या बोला? तो मेन क्या है? ग्रोथ। बाद में क्या है? रिपेयर, मतलब अगर कोई सेल्स डेड है, लॉस्ट है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए। और लोअर ऑर्गेनिज्म में कोई उससे गैमेट या स्पोर भी बन सकता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, किसमें? पेरेंट सेल में जितने होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं आफ्टर माइटोसिस। मतलब पेरेंट सेल में सपोज 2n है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो हर डॉटर में कितने रहेंगे? 2n ही रहेंगे, 2n ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, बट नंबर ऑफ सेल डबल। सेल्स दुगने बने, क्रोमोसोम सेम रह गए। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, अगर sir. Yes, sir. अगर हाँ, अगर सिग्निफिकेंस क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं वापस, नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो। इसका वन फास्ट सिक्का, रिज्यूल, सूर्यन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी तक 7-8 बच्चे का रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई नहीं आता तो उनको, उनके पेरेंट को मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ कि आपके बच्चे सो जाते हैं क्या, क्या करते हैं, अब देख लो जरा। समझ में नहीं आता तो पूछना चाहिए उसको। अभी 5-6 बच्चे के, 5-7 बच्चे के रिप्लाई नहीं आए हैं। जब लेक्चर 10 बजे वाला होता है ना, कोई भी लेक्चर, तो कोई कोई बच्चे उसको अटेंड नहीं करते, मतलब कोई भी लेक्चर हो, 9 बजे हो आपका तो अटेंड करते हो, 10 बजे तो अटेंड नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। आपको डॉक्टर बनना है तो इस तरह से नहीं होगा, आपको डेडिकेशन करना होगा, आपको डेडिकेशन देना होगा आपका, कि 9-10 बजे असली इतनी सी बात, अगर आप इतनी सी बात से आप अगर हारते हो ना, तो आप कोई कैसे अचीव कर लोगे? क्योंकि डॉक्टर बनना, मेडिकल में जाना तो इतना मतलब इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन इजी भी नहीं है ना, डिफिकल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है ये। नीट एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, नॉट इवन इन द इंडिया, नॉट इन द इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। सो उसके लिए पाने के लिए 20-20 लाख हर साल बच्चे बैठते हैं। तो वो बच्चे अगर सोचेंगे कि मेरे को डॉक्टर बनना भी है, नीट भी करना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे को 10 बजे सोना है, 10 बजे के पहले, तो वैसे नहीं होगा ना आपसे। अगर आपको करना होगा, डेडिकेशन से करना होगा, 12-15 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। 4-5 घंटा जब कॉलेज में होते तो फोकस से, मतलब लेक्चर में होते, कोई भी लेक्चर में, तो फोकस से करना है, वो भी आपकी पढ़ाई ही है। अगर आपने फोकस नहीं किया तो पढ़ाई नहीं की, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नाउ ये बोला हम लोगों ने कि इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल, बट नंबर ऑफ सेल्स बिकम डबल। तो अगर अभी माइटोसिस नीचे दिया, माइटोसिस में सपोज, माइटोसिस किस सेल में होता है? कोई भी सेल में हो सकता है, जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे भी हो सकता है, जिसके साथ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें हो सकता है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, किससे भी, किसमें भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है। और जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में है उतना ही डॉटर में रहेगा। अगर सपोज डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर सपोज क्या है कि, सपोज उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो डॉटर के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है? Yes, sir. या Yes, अगर sir. पेरेंट सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। क्रोमोसोम में कोई बढ़ा हुआ या कोई कमतरता नहीं होगी, सेल का नंबर डबल होगा, जरूर डबल होगा। तो ये है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों?
इक्वल क्यों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल, सेल नंबर आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल। तो उसके बाद आता है मियोसिस। तो मियोसिस तो भाई उसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देयर इज अ रिडक्शन, हाल्विंग, हाफ हो जाते हैं। सपोज पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर में बनेंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ होते हैं। अगर 4n है तो डॉटर में बनेंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर 6n है तो डॉटर में बनेंगे 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। तो अगर सपोज एक पेरेंट सेल है उसमें मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। मतलब इसमें इसमें 4 गुना सेल का नंबर बढ़ता है। माइटोसिस में 2 गुना सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में 4 गुना सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वो हाफ होता है। हर सेल में, डॉटर सेल में जो भी 4 डॉटर सेल बने हैं ना एक पेरेंट से, वो हर ईच ऑफ दिस 4 डॉटर सेल हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम का नंबर का रिडक्शन होता है। सेल का तो नंबर 4 गुना बढ़ता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हर डॉटर सेल में होता है आधा, आधा, हाफ। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. ये तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी वो बाद में ही उसको करते हैं, पूरा निकालते होंगे, लास्ट में लेंगे प्रॉब्लम, तो तब लेंगे हम लोग। तो मियोसिस किसमें होता है? मियोसिस डिप्लॉइड में हो सकता है, हैप्लॉइड में नहीं हो सकता, ट्रिप्लॉइड में नहीं हो सकता, टेट्राप्लॉइड में हो सकता है। मतलब मियोसिस इज पॉसिबल इन 2n, 4n, 6n etc, दैट इज विथ इवन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेट अगर इवन हो, मैं सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर नहीं बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम का सेट का नंबर, n क्रोमोसोम की सेट का नंबर, एक सेट, 2 सेट है तो 2n, 3 सेट है तो 3n। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सेट्स सपोज इवन है क्रोमोसोम के, तो उसमें पॉसिबल है मियोसिस। लेकिन अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ सेट है, मतलब 3n है, 5n है, 7n है, ऐसे ऑड नंबर ऑफ सेट्स है क्रोमोसोम के, मतलब 5n मतलब 5 सेट्स है क्रोमोसोम के, 7n मतलब 7 सेट है क्रोमोसोम के, 9 सेट है क्रोमोसोम के, 11 सेट है क्रोमोसोम के, तो उसमें मियोसिस नहीं हो सकता। मियोसिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेल में 2 सेट है क्रोमोसोम के, एक सेट है तो भी होगा, एक सेट है तो, सॉरी, एक सेट में नहीं होगा, 2 सेट कम से कम चाहिए। तो 2n में होगा, 3n में नहीं होगा, 4n में होगा, 5n में नहीं होगा, 6n में रहेगा, इतना इवन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में। सपोज ह्यूमन के पास 23 पेयर्स है, ओके, 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स, तो ये तो इसको डिप्लॉयड बोलते हैं, ये तो बाद में समझेंगे। I'll explain this मतलब बाद में, okay, afterwards. So just see this. So meiosis is possible in 2n, 4n, 6n, etc. Not in 3n. Okay, not possible in 3n. 3n में नहीं है, 5n में नहीं है, 7n में नहीं है, 9n में नहीं है, etc. जितना भी ऑड सेट है ना, ये क्यों नहीं, ऐसा ऐसा क्यों नहीं, उसको बाद में बोलेंगे बायोलॉजिकल रीजन। लेकिन अभी एक, अब जान लो इधर। तो क्लियर आपको मियोसिस आज अभी तक का? Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे एक बोलिए कि मियोसिस किस में होता है, मतलब क्यों होता है मियोसिस, क्यों होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? Sir, growth. मियोसिस से ग्रोथ होता है बॉडी का? नो सर, उसके अंदर होती है सेल का डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवीजन से सेल नंबर बढ़ते हैं, लेकिन क्या वो ग्रोथ के लिए बढ़ते हैं क्या? सर हीलिंग के लिए, हाँ, सर रिपेयरिंग और हीलिंग के लिए। अरे ये सब माइटोसिस होता है बेटा, माइटोसिस में।
हम लोगों ने अभी देखा ना, हम लोगों ने रिपेयर, हीलिंग, ग्रोथ, ये सब माइटोसिस का काम है। मियोसिस तो इसके लिए नहीं होता है बेटा। कोई बताएगा मुझे मियोसिस क्यों होता है, किस सेल में होता है, उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है मियोसिस का? माइटोसिस का एम है ग्रोथ करना, रिपेयर करना, एटसेट्रा, बॉडी में सेल का नंबर बढ़ाना। क्रोमोसोम हाँ, मियोसिस का क्या मतलब क्यों होता है मियोसिस? सर रिप्रोडक्शन, कौन सा वाला रिप्रोडक्शन? सर सेक्सुअल, उसमें मियोसिस से क्या बनता है? सर सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम बनते हैं, गैमीट गैमीट बनते हैं, गैमीट बनते हैं। देखो, तो एक्चुअली ना मियोसिस दोनों में आता होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, असेक्सुअल में होता है। तो सेक्सुअल में कैसे होता है? देखो कि कोई गैमेट बनता है, गैमेट मतलब स्पर्म बनता है या एग बनता है, मेल गैमेट बनता है या फीमेल गैमेट बनता है ना। तो ये जो गैमेट होता है वो किससे बनता है? वो गैमेट मदर सेल से बनता है। मतलब जो भी सेल गैमेट बनाएगा उसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल। तो ये गैमेट मदर सेल में ये तो होगा डिप्लॉयड सेल, उसमें होगा मियोसिस, तो होने उससे बनेंगे हैप्लॉइड गैमेट्स। एन मतलब हैप्लॉइड, टू एन मतलब डिप्लॉयड। गैमेट्स फ्यूज हो गई तो उससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट होता है 2n। मतलब मियोसिस में क्या होता है? गैमेट मदर सेल से हैप्लॉइड गैमेट, गैमेट का बाद में फ्यूजन हो जाता है, उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है नया ऑर्गेनिज्म, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो गैमेट फ्यूज क्यों होते हैं? ताकि जो ऑर्गेनिज्म बन सके उसमें डिप्लॉयड कंडीशन फिर से आ जाए, फिर से रिस्टोर, टू रिस्टोर द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर करना है, क्योंकि अगर गैमेट हैप्लॉइड है, गैमेट से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें 2n नहीं होगा, n ही होगा, तो उसमें उसकी डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गैमेट फ्यूज होता है, n+n 2n हो जाता है, तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो रिस्टोर होते हैं, n से फिर 2n बनते हैं, n से फिर 2n बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई ना कोई गैमेट बनता है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, और ये गैमेट जो होता है ये गैमेट मदर सेल होती है, उससे बनता है। सो गैमेट मदर सेल इज डिप्लॉयड सेल दैट अंडरगो मियोसिस, उससे बनते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं और उससे बनता है जाइगोट। तो जाइगोट बना मतलब गैमेट फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हुआ, तो आगे जाके ये जाइगोट से बड़ा ऑर्गेनिज्म बनेगा और उसके हर सेल होगी डिप्लॉयड, और आगे जाके जब वो खुद के गैमेट बनाएगा तो उसमें गैमेट मदर सेल होगा, उसमें होगा मियोसिस, और उससे बनेंगे हैप्लॉइड गैमेट्स, और ये सिलसिला सिलसिला जारी रहेगा। इज इट डन? यस सर यस यस ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस कब हुआ? जाइगोट बनने के पहले हुआ या जाइगोट बनने के बाद हुआ? हेलो, सेक्सुअल यस सर रिप्रोडक्शन में जाइगोट कब बना? बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आफ्टर, सर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद गैमेट बना? सर आफ्टर, अरे जाइगोट बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाइगोट बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्यूजन होना गैमेट का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट बनने के पहले हुआ मियोसिस या बाद में हुआ मियोसिस? हेलो, सर आफ्टर, सर पहले जाइगोट जाइगोट में बाद में हुआ क्या मियोसिस, कि जाइगोट बनने के पहले हुआ मियोसिस? गैमेट कब बने, जाइगोट के पहले बने या बाद में बने? पहले सर अरे पहले अगर अगर गैमेट बने और गैमेट फ्यूज हुए तो ही जाइगोट बनेगा ना। यस मतलब जाइगोट बनने से पहले गैमेट बने कि बाद में बने? पहले। पहले, सर पहले बिल्कुल बिल्कुल पहले। तो उसको बोलते हैं, पहले मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी मियोसिस होता है उस मियोसिस को बोलते हैं प्री जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं उसको? प्री प्री जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, मतलब प्री मतलब बिफोर,
हाँ, मियोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्या होता है देखो, कोई गैमेटोफाइट रहता है, कोई क्या रहता है उसमें, गैमेटोफाइट होता है, वो गैमेटोफाइट होता है हेप्लॉइड, उसमें होता है माइटोसिस और उससे बनते हैं गैमिट। गैमिट मतलब गैमिट टू मियोसिस से भी बन सकते हैं या माइटोसिस में भी बन सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की ग्रोथ है ना, उसके लिए जो सेल चाहिए वो माइटोसिस से बनेंगे। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म में गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है सपोज, तो उसमें होगा माइटोसिस, उससे बनेंगे गैमेट्स, ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, बिल्कुल अभी देखा उसी तरह, और उससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, और जाइगोट के से बनेगा, जाइगोट का ग्रोथ होगा, ग्रोथ, और उससे बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट रहेगा डिप्लॉइड, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड था उसमें ग्रोथ आया, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड रहेगा, लेकिन स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाता है और उससे बनते हैं स्पोर। स्पोरोफाइट मतलब क्या, जो स्पोर बनाता है, गैमेटोफाइट मतलब क्या, जो गैमिट बनाता है, तो गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, लेकिन स्पोरोफाइट में होता है मियोसिस और उससे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, और स्पोर का होता है जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से बनता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से बनता है गैमिट। क्लियर है आपको ये? यस सर ओके, तो इस तरह सर। का, इस तरह में इधर इधर जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये हुआ ना, उसमें मियोसिस कब हुआ, जाइगोट के पहले हुआ या जाइगोट के बाद हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस कब हुआ, जाइगोट बनने के पहले हुआ या जाइगोट के बाद हुआ? सर बाद में बाद में हुआ ना, क्योंकि जाइगोट से बना बाद- स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, मतलब मियोसिस कैसा है, पोस्ट जाइगोटिक है या प्री जाइगोटिक है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट आ रही ऊपर से जा रहा है क्या? हेलो, नो यस सर। सम, यस सर आपको हिप्लॉइड और डिप्लॉइड का फर्क नहीं पता अभी तक बच्चा? कार्टून, कुछ नाम क्या है आपका, कार्टून बोल रहे हो, व्हाट इज योर एक्चुअल नेम? वंश, वंश क्या, ठाकुर? हाँ, तो हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डाइप्लॉइड, डाई मतलब टू, प्लॉइड मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ट्राइप्लॉइड, ट्राई मतलब थ्री, थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये तो एकदम बेसिक सा है ना बच्चा, 11 के स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको स्कूल में। ठीक है, तो यस इधर ये अभी पता चला आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होते हैं, पता चला क्या? यस यस सर सर हाँ, तो ये मियोसिस कहाँ हुआ, बिफोर जाइगोट या आफ्टर जाइगोट? सर आफ्टर जाइगोट तो उस तरह आफ्टर के जाइगोट। मियोसिस, हाँ, अगर जाइगोट के बाद होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं उसको? पोस्ट पोस्ट जाइगोटिक जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोट के पहले होता है तो उसको बोलते हैं प्री जाइगोटिक मियोसिस। तो सेक्सुअल में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, प्री जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है, प्री जाइगोटिक मियोसिस होता है। और ये जो है ना असेक्सुअल में, अगर उसमें मियोसिस होना है, हर टाइम नहीं होता लेकिन अगर होना है तो कैसे होता है, पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। खत्म? क्लियर सबको? यस यस सर सर। यस सर यस सर ओके ओके। यस सर। हाँ, तो उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि उससे हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और गैमेट फ्यूज होते हैं तो उससे बनता है जाइगोट, डिप्लॉइड, रिस्टोर होता है, रिस्टोर। ओके, और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, मेन सिग्निफिकेंस, एक तो एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू रेस्टोर द डिप्लॉइडी, ये है एक सिग्निफिकेंस, और दूसरा सिग्निफिकेंस एक है दूसरा है सिग्निफिकेंस मेन,
वो है जेनेटिक वेरिएशन बनता है, जेनेटिक वेरिएशन। तो क्यों बनता है हम लोग बाद में देखेंगे। तो जेनेटिक वेरिएशन आया तो कैरेक्टर में वेरिएशन आता है, और कैरेक्टर में वेरिएशन आया तो इवोल्यूशन होता है। लेबल डायग्राम, अरे मैंने बोला था आपको ना, आपको क्या करना है, साथ साथ ना आपको ये करना है, आपके एनसीईआरटी मैंने डायग्राम, अभी अभी मैंने मियोसिस पढ़ाया नहीं है बेटा, अभी मियोसिस स्टार्ट क्या है, मैं मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये तो आगे वाला है ना, ये सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मियोसिस का। माइटोसिस का डायग्राम तो मैंने बनाया था ना इधर, ये लेबल डायग्राम था ना माइटोसिस का, दिस आर द लेबल डायग्राम ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये तो बन गए थे हमारे डायग्राम। अभी मियोसिस का हम लोगों ने स्टेज शुरू नहीं किया है। ठीक है वंश बेटा। यस सर। हाँ, अब ध्यान दो, पूरी तरह से ध्यान दो क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो डायग्राम तो बनाएंगे रहा मैं, जब जब आएगा वो डायग्राम बनाऊंगा उस टाइम। और आपको साथ में एनसीईआरटी साथ में लेके भी आपको रहना है इधर। तो इससे होता है जेनेटिक वेरिएशन और उससे होता है इवोल्यूशन। ठीक है, ये कैसे होता है जेनेटिक वेरिएशन या क्या होता है इवोल्यूशन, क्यों होता है उसका मतलब तो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्चुअली मियोसिस का प्रोसेस देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आज जितना मैंने पढ़ाया उसमें मैंने माइटोसिस का कंप्लीट किया, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस दिया, मियोसिस माइटोसिस थोड़ा सा कंपेयर किया, और मियोसिस का स्टार्टिंग किया, इंट्रोडक्शन। तो आपको सब क्लियर है क्या आज का लेक्चर का? यस यस सर। अगर क्लियर है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप डाउट पूछ सकते हो। फिर क्या है यार, क्या है? इतना क्या हो ये? ठीक है ठीक है ठीक है, सबको देना है रिप्लाई। अगर नहीं पता है, मतलब क्लियर हो रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप ऐसे करो, आप पूछो भी मेरे को कि सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपका हर किसी का हक है। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। मेरा डाउट हो, मेरा डाउट है, किसी को आता है तो आता है, मेरे को नहीं आता समझ में तो मुझे पूछना है, कुछ कंपल्सरी नहीं है ऐसा। हर कोई को पूछना है, हर कोई को इंटरेक्ट करना है। सब बच्चों को बोलना है, हाँ पूछना है, इंटरेक्ट करना है। इसका मान फास्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। गुड नाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस के स्टेप्स सब देखेंगे विद डायग्राम ऑल। ओके, यस सर। यस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। यस, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट सर। ये वंश बेटा आपको क्या हो रहा है? आप रहने दो ना, आप अपना देख लो यार। कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे आपको कोई इश्यू है क्या कोई और से? आप हर हर बच्चे ना अपने खुद के काम से काम रखो बेटा। आप दूसरे के उस पर नोक झोंक मत करो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट अवर ड्यूटी, दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो खुद का देख लेगा, अब हम खुद अपना अपना देखेंगे। बाकी की मतलब हाँ, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो कंसर्न है। ठीक है, हाँ रहने दो ना, वो उसको नहीं पूछना है तो नहीं पूछेगा, पूछना है तो पूछेगा। वो इस पे डिपेंड है ना, हमें हम पर थोड़े डिपेंड है वो। हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए बाकी के लोगों के बारे में, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ खुद के बारे में इधर पढ़ने के लिए। कि बाकी का हर मतलब खुद कोई अपना अपना लोड ले सकते हैं ना।